प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर मेहुल एम भट्ट है। मैं मुंबई में एक प्राइवेट डॉक्टर हूं और पिछले 1.5 महीने से कोरोना वार्ड में वॉलंटियर डॉक्टर की तरीके से काम भी कर रहा हूं। अगर मैं आपको एक बताऊं चीज़ कि एक बोट है जिसमें 100 लोग हैं और अगर बोट डूबने वाली है और हमारे पास सिर्फ 20 लाइफ जैकेट है तो आप किसको बचाओगे? उसका जवाब स्वाभाविक है, जिसको तैरना नहीं आता उसे लाइफ जैकेट देंगे। और एक उदाहरण देता हूँ, अगर कहीं आग लगी है और कुछ लोग उस आग में फंसे हुए हैं तो आपका पहला काम क्या रहेगा? पानी डाल के आग को बुझाना या जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकालना? उसका भी जवाब स्वाभाविक है कि पहला काम यह है कि जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें बाहर निकालना है और फिर पानी डाल के आग को बुझाना है। तो अब फिलहाल कोरोना के संदर्भ में कोरोना की जो आग है, कोरोना का जो पानी है वो बढ़ रहा है और इसमें बच कौन रहा है? जो लोग जवान हैं, जो लोग 60 से कम उम्र वाले लोग हैं, जिन्हें तैरना आता है, उन्हें ज़्यादातर आंकड़े बता रहे हैं कि जो लोग कम उम्र के हैं उन्हें अगर कोरोना होता भी है तो वो बच जाते हैं। उन्हें ज़्यादा बेड की ज़रूरत नहीं पड़ती या ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मर कौन रहा है? बुज़ुर्ग लोग हैं या जो बीमार है, जो पहले से कमज़ोर है, जिन्हें पहले से कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है या तो अस्थमा है, टीबी है, कैंसर है। ऐसे मरीज़ लोग हैं जिन्हें कोरोना होता है। तो जो आंकड़े बता रहे हैं कि ऐसे लोग ही मर रहे हैं। तो इस लॉकडाउन में इन बुजुर्ग लोगों को या इन बीमार लोगों को वायरस लग कहाँ से रहा है? या तो वो खुद बाहर जा रहे हैं और उन्हें वायरस से संक्रमण हो रहा है, या तो कोई घर का व्यक्ति जो बाहर जा रहा है और वायरस घर में ला रहा है। तो हम इस वायरस को पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? हम 2 चीज़ कर रहे हैं। एक, टेस्टिंग कर रहे हैं और दूसरा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग हम किसकी कर रहे हैं? जिसे बीमारी है, मतलब जिसे बुखार है, सर्दी है, खांसी है, उसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। आज की तारीख में जो गाइडलाइंस के उसके हिसाब से हम जो बीमार नहीं है उसकी टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बीमार लोगों की, बुखार वाले पेशेंट की टेस्टिंग कर रहे हैं और अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको अलग कर रहे हैं, आइसोलेशन में डाल रहे हैं और उसी के साथ के जो संपर्क में आए हुए लोग हैं उसका हम क्वारंटीन कर रहे हैं और इसकी वजह से हम जो कोरोना है उसको फैलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। लेकिन ये क्या इनफ है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक आंकड़ा ऐसा भी है जिसे हम बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर एक ऐसा चीज़ है जिसमें मरीज़ के अंदर कोरोना के कीटाणु है, कोरोना का वायरस है, लेकिन उसे कोई लक्षण नहीं है। कुछ आंकड़े अब तक के दुनिया में से ऐसे आए हैं कि 20 से 30% लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, मतलब उनके अंदर वायरस होने के बावजूद उनको कोई बुखार नहीं है, उनको कोई सर्दी खांसी नहीं है। तो ऐसे लोगों का तो टेस्ट हो ही नहीं रहा है। और दूसरा, यही लोग हैं जो बाहर भी घूम रहे हैं, खुद के घर में भी है, तो ये वायरस का संक्रमण चालू रह रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम कितनी भी कोशिश करें, टेस्ट करें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, लोगों को क्वारंटीन करें, फिर भी कोरोना जो वायरस है हमसे 2 कदम आगे रहता है। यहाँ पे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा 2 छोटे देशों का, इटली और स्पेन, जिनकी जनसंख्या 4 या 6 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। इटली और स्पेन ने क्या किया? उनको भी ऐसे ही कोरोना को पकड़ना था। उनकी भी एक रेस थी कोरोना के साथ जिसमें उन्हें कोरोना को हराना था। तो उन्होंने क्या किया? मैं यहाँ पे उदाहरण दूंगा आपको स्पेन का। 14 मार्च के आसपास स्पेन में लॉकडाउन अनाउंस किया गया और जैसे ही लॉकडाउन हुआ स्पेन ने क्या किया? अगले 30 दिनों में बहुत सी ज़्यादा संख्या में टेस्ट किए। मतलब स्पेन का जो जनसंख्या है वो 6 करोड़ है, उसमें से उन्होंने 30 दिन में 5% लोग, मतलब 20 से 25 लाख लोगों का टेस्ट उन्होंने 20 से 30 दिन में कर दिया। उससे हुआ क्या? स्पेन में मार्च और अप्रैल में ज्वालामुखी फट गया, मतलब कोरोना के 1.5 लाख 2 लाख केस आ गए अगले 30 दिनों में और सब जगह पे हाहाकार मच गया कि स्पेन में हालत ख़राब है, लाखों मरीज आ गए, ये वो। लेकिन इसमें हुआ क्या? पहले 1 महीने में उन्होंने इतने ज़्यादा केसेस ढूंढ निकाले अपने पॉपुलेशन में से और उनको अलग कर दिया। तो उससे क्या हुआ? जब 15-16 अप्रैल के बाद स्पेन के ज़्यादातर पॉजिटिव केसेस को अलग कर दिया तो स्पेन के आंकड़े धीरे धीरे घटने लगे। आज अब मई महीने में स्पेन और इटली के आंकड़े कम है अप्रैल के कंपैरिजन में। तो ये एक तरीका था। उन्होंने क्या किया कि लॉकडाउन के बाद तुरंत एक रेस लगाई कोरोना के साथ।
और जिसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म रेस, 100 मीटर की रेस, जिसमें उन्होंने इतने ज़्यादा संख्या में टेस्ट किए कि कोरोना को वो लोग ने 1 महीने में पकड़ लिया, उससे थोड़े आगे निकल गए। और आज की तारीख में इटली और स्पेन के जो आंकड़े अप्रैल वाले थे उसके कंपैरिजन में डेली कोरोना के जो केस है कम हो गए। इनफैक्ट वहाँ पे डेथ रेट शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब मई महीने में इटली और स्पेन का जो रिकवरी रेट है वो 80% से ज़्यादा है। उसका मतलब ये है कि 100 में से 80 लोग ठीक हो रहे हैं। करंट सिचुएशन स्पेन में ऐसा है कि जो अभी फिलहाल जो स्पेन में कोरोना के मरीज है उसमें से 98% सिर्फ माइल्ड सिम्टम वाले हैं और सिर्फ 2% है जो सीरियस है। तो ये एक तरीका था कोरोना के पीछे भाग के उसको पकड़ के उसको हराना। लेकिन ये तरीका भारत जैसे बड़े देश में जहाँ पे 133 करोड़ की आबादी है शायद मुमकिन नहीं है, मुश्किल भी है। तो इसमें हम स्पेन के जैसे 5% लोगों का टेस्ट नहीं कर सकते। अगर मैं छोटा उदाहरण दूँ, जैसे मुंबई शहर है, मुंबई शहर की आबादी है 1,75,00,000। अगर उसमें हम लोग को अगर 5% लोगों का भी टेस्ट करना है तो आज की तारीख में मुंबई में ही हमको 8 से 9 लाख टेस्ट करने पड़ेंगे, जो शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास रास्ता क्या बचा? हम जो कर रहे हैं वो टेस्टिंग कर रहे हैं, क्वारंटीन कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, लेकिन ये एक थोड़ा लंबा रास्ता है। जिसे हम रेस की भाषा में बोले तो ये एक मैराथन हम कर रहे हैं, जो लंबी रेस कर रहे हैं। कोरोना हमेशा हमारे से 2 कदम आगे है और हम उसका पीछा कर रहे हैं। शायद आगे के दिनों में हम आशा करेंगे कि कोरोना बढ़ते बढ़ते थक जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा और हम अपने देश में उसको पकड़ पाएंगे या उससे आगे जा पाएंगे। लेकिन ये जो रास्ता मैराथन का जो हम इंडिया में अपना रहे हैं उसमें क्या होगा कि ये थोड़ा लंबा चलेगा, 2 से 4 महीने लग सकते हैं। और इस जब लंबी रेस जब होगी तो जैसे मैंने पहले बताया, कौन मरेंगे? जो कमज़ोर लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, बीमार लोग हैं। तो ये लंबी रेस का सबसे बड़ा एक टेंशन हमेशा रहेगा कि जब तक हम कोरोना को पकड़ पाएंगे तब तक काफ़ी बुज़ुर्ग और बीमार व्यक्ति मर चुके रहेंगे या बीमार हो गए रहेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा रास्ता है अपने देश में? और वो है प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेडिसिन एक बहुत बड़ा रास्ता है और बहुत अच्छा रास्ता है। मतलब बीमारी होने से पहले ही उससे बच लो। तो ये कैसे कर पाएंगे अपने देश में? हमारे पास आंकड़े हमारे सामने हैं। जैसे मैंने बताया कि हमें मालूम है कि जो जवान लोग हैं, 60 साल से कम उम्र वाले लोग हैं, उन्हें कोरोना होने के बावजूद उनको बेड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो बचे हुए लोग हैं जिन्हें भविष्य में कोरोना हो सकता है, वो होने से ही पहले हम उन्हें बचा लें। और वो कैसे बचा पाएंगे मैं बताता हूँ। ये एक छोटा उदाहरण, जैसे मैं वापस मुंबई का उदाहरण देता हूँ। अगर मुंबई की आबादी 1,75,00,000 है और 2012 का जो सेंसस है उसके हिसाब से मुंबई में 10% लोग 60 से ज़्यादा उम्र के हैं, तो उसके हिसाब से आज की तारीख में अंदाज से 15 से 17 लाख लोग मुंबई में ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है। और अगर मैं आगे और थोड़ा बताऊँ उस आंकड़े के बारे में, तो मेरा अंदाज़ा ये है कि ये जो 15 से 17 लाख बुज़ुर्ग जो मुंबई में है, उसमें से 20 से 30% लोग ऐसे हैं जो बड़े घरों में रह रहे हैं, 1 BHK में है या 2 BHK में है। तो ऐसे लोगों के पास तो अपनी खुद की रूम है, खुद सेफली रह सकते हैं। लेकिन जो बाकी के 10 से 12 लाख बुज़ुर्ग हैं जो झोपड़े में रह रहे हैं, छोटे घरों में रह रहे हैं, उनको हमेशा रिस्क रहेगा। क्यों? क्योंकि आगे जाके जब लॉकडाउन खुलेगा तो जवान लोग, घर के लोग हैं, वो लोग तो बाहर जाएंगे और वायरस घर पे आएगा। तो ऐसे लोगों को हमको पहले से सेव करना ज़रूरी है। तो जैसे हम लोग ने CCC बनाए, कोविड केयर सेंटर, क्वारंटीन सेंटर बनाए, ऐसे ही अगर मुंबई जैसे शहर में गवर्नमेंट ओल्ड एज होम बनाए या तो फिर क्रॉनिक डिजीज़ सेंटर बनाए, मतलब जो लोग पहले से बीमार है उन्हें पहले से ही इस कोरोना की आग लगे उससे पहले ही अलग कर दो, समाज से थोड़ा अलग कर दो, थोड़े महीनों के लिए। शायद मुश्किल है, उनको भी शायद मुश्किल होगा अपने फैमिली मेम्बर से अलग रहने का, लेकिन ये उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें राह नहीं देखनी है कि कोई अपने घर के बुज़ुर्ग को कोरोना लगे, फिर उसे बेड की ज़रूरत पड़े और फिर उसे बीमारी से इलाज करने की ज़रूरत पड़े। वो बीमारी उनको लगे उससे पहले ही अगर हम उन्हें अलग कर दे तो ये एक बहुत
अच्छा रास्ता होगा कि अगले 2 से 6 महीनों में जब तक वैक्सीन नहीं आता है या कोई ठोस ट्रीटमेंट नहीं आता है तब तक इन्हें बचा के रखें। तो ये एक वीडियो के माध्यम से मेरा ये एक मैसेज रहेगा, ये एक सुझाव रहेगा कि अगर हो सके तो जैसे हम सीसीसी वगैरह बना रहे हैं ऐसे ही हम ओल्ड एज होम बनाएं। स्पेशली जो स्लम्स में रहने वाले, झोपड़े में रहने वाले, छोटे घर में रहने वाले बीमार लोग हैं या बूढ़े लोग हैं, उन्हें पहले से अलग कर दें और सेव कर दें। तो जो बचे हुए जवान लोग हैं, बचे हुए जो तंदुरुस्त लोग हैं, उनको हम भले ही फिर टेस्ट करते रहे या क्वारंटीन करते रहे, कांटेक्ट ट्रेसिंग करते रहे, उनको ज़्यादातर हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये जो लंबी रेस है हम कर सकते हैं, मैराथन में कोरोना को हरा सकते हैं, बट साथ ही साथ जो बूढ़े और कमज़ोर लोग हैं उन्हें हमने पहले से अलग कर दिया है। तो ये एक रास्ता अपनाने की एक ज़रूरत है और ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, इसके साथ हमारी भी जिम्मेदारी है। जैसे कि अगर हम बाहर जाने वाले हैं, जैसे कि लॉकडाउन ख़त्म होगा और हम काम करने बाहर जाएंगे, तो हमें एक ये चीज़ देखनी है कि हमारी वजह से कोई वायरस हमारे घर में, हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी को ना लगे। अगर हमें सर्दी खांसी बुखार होता है तो हम घर में रहने की ज़िद ना करें और तुरंत हम अपने आप को क्वारंटीन कर दें। मैंने अभी फ़िलहाल थोड़े दिनों पहले ही देखा कि जब रास्ते खुल गए, परमिशन ट्रैवलिंग की जब मिलने चालू हुई, तो काफ़ी मेरे एरिया के लोग थे, उन्होंने क्या किया कि अपने बूढ़े माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी को गाँव भेज दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बड़े घर हैं। लेकिन सबके पास ये सुविधा नहीं है। तो हमारा एक प्रयास ऐसा रहना चाहिए कि जिनके पास छोटे घर है उनमें रहने वाले बुजुर्ग और बीमार लोगों को बाहर निकाले और सेफ रख दे। थोड़े महीनों उनका ध्यान रखें, उनको डॉक्टर्स भी दे, उनको बाकी सब सुविधाएं भी दे और उनको इस बीमारी से बचा के रखें। और तब तक जो बाकी हम जो कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, वो हमारी मेहनत चालू रखें। तो ये एक काफ़ी बड़ा रास्ता मिल जाएगा हमको कि जिसमें हम जो हमारा डेथ रेट है, जो लोग मर रहे हैं, वो कम हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से यही मेरा मैसेज आप सबको रहेगा। दूसरा एक मैसेज भी जो मुझे देना था कि काफ़ी मात्रा में लोग या बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो अकेले रह रहे हैं। आगे जाके उनको घर से बाहर रोज़मर्रा की चीज़ें लाने के लिए जाना पड़ेगा। तो हमारी एक जिम्मेदारी ऐसी भी रहनी चाहिए कि जो हमारे आजू बाजू बुज़ुर्ग अकेले हैं उनको हम हेल्प करें, उनकी जो रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें हैं हम लाके उनको दें, ताकि वो अपने घर के सेफ एनवायरनमेंट में रहे और उनके घर के अंदर वायरस जा ना पाए। तो ये जो चीज़ है स्पेशली आगे जाके जब लॉकडाउन खुलेगा तब हमको करनी ज़रूरी है। और लॉकडाउन खुलने से पहले हमारी जिम्मेदारी और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी बन जाएगी कि इन कमज़ोर लोगों को एक सेफ जगह पे लेकर आए या सेफ जगह पे रखे अगले थोड़े महीनों तक। तो आगे जाके हम आराम से अपना लॉकडाउन भी खोल सकते हैं और जवान लोगों को टेस्ट करके उनको आइसोलेट भी कर सकेंगे और क्वारंटीन भी कर सकेंगे। तो ये मेरा सुझाव इस वीडियो से आप सभी को था। आशा है आपको ये मैसेज पसंद आया। अगर आपके पास कोई अच्छे और सुझाव है तो ये वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपको हमारा पुराने वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल 1010 इवेंट्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इस वीडियो को आगे जाके शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार।